अब आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 के भौतिक विज्ञान का यूनिट नंबर 2 शुद्ध गतिकी। ठीक है, शुद्ध गतिकी आप पढ़ रहे हैं। शुद्ध गतिकी में 3 पाठ आते हैं। एक सरल रेखा में गति, दूसरा सदिश विश्लेषण और तीसरा प्रक्षेप गति या समतल की गति। इसमें आपको पढ़ना है मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइट, यानी कि आप पाठ जो पढ़ रहे हैं वो इसका पहला पाठ पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइट का। इसमें सबसे पहले एक यांत्रिक की परिभाषा है, इसको आप ठीक से समझ लीजिए। तो इसकी परिभाषा होती है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु के गति का अध्ययन किया जाता है, है ना, किया जाता है। उसे यांत्रिकी कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब मैकेनिज्म में यांत्रिक के 3 भाग होते हैं। यांत्रिक 3 भाग में कन्वर्ट होता है, एक स्थिति विज्ञान के रूप में और एक गति विज्ञान और एक शुद्ध गतिकी। यानी स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स, गति विज्ञान डायनेमिक्स और शुद्ध गतिकी काइनेटिक्स। तो स्थिति विज्ञान क्या है? तो यांत्रिकी का, ये यांत्रिकी का भाग है। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें बाह्य बलों के अधीन, यानी बाह्य बलों के कारण साम्यावस्था में, देख लीजिए, साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, साम्यावस्था में वस्तु को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसको हम कहते हैं स्थिति विज्ञान, है ना। उसे क्या कहते हैं? स्थिति विज्ञान कहते हैं। ठीक, यही परिभाषा इसमें भी आएगी। तो ये परिभाषा इसमें आएगी तो इसमें हम कह सकते हैं कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें बाह्य बलों के कारण वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं, है ना, उसे हम गति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब शुद्ध गतिकी क्या है? शुद्ध गतिकी में क्या है कि ये भी उसी तरह का है कि यांत्रिक विज्ञान की वह शाखा, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत, है ना, अंतर्गत कारकों पर विचार किए बिना वस्तुओं के गति का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, इसे हम कहते हैं शुद्ध गतिकी।
क्लियर हो गया। यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत कारकों पर, ये कारक बाह्य कारक होंगे, बल होंगे या जो भी हों, विचार किए बिना वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं शुद्ध गतिकी। अब इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट है निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको समझिए कि क्या होता है। देखिए, किसी भी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हम एक समुच्चय की आवश्यकता होती है, यानी एक निर्देश की आवश्यकता होती है, उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। जैसे हम इसको परिभाषित करें तो लिखेंगे कि किसी, है ना, किसी बिंदु की स्थिति, बिंदु की स्थिति, ठीक है, को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, करने के लिए संदर्भ बिंदु, बिंदु तथा अक्षों, है ना, अक्षों के एक समुच्चय को, है ना, ही निर्देश तंत्र कहते हैं। ये आपको क्लियर हुआ? ऐसे देख लीजिए, किसी बिंदु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए संदर्भ बिंदु तथा अक्षों के समुच्चय को निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र आपके होते हैं दो ठो, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है अजड़त्वीय, इसको कहते हैं नॉन इनर्शियल ऑफ फ्रेम, ठीक है। इसको भी कैसे परिभाषित करते हैं? वे निर्देश तंत्र, ठीक है ना, जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है, उसे हम कहते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है। क्लियर हो गया? दूसरे में अजड़त्वीय की परिभाषा है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में एक और अच्छी बात होती है कि बिना फोर्स के त्वरण नहीं बनता, या बिना फोर्स के त्वरण नहीं बनता, या फोर्स 0 हो तो त्वरण 0 होगा। जड़त्वीय के लिए देख लीजिए, अजड़त्वीय के लिए वे निर्देश तंत्र, है ना, वे निर्देश तंत्र, ठीक है, जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता, उसे हम कहते हैं अजड़त्वीय तंत्र। क्लियर हो गया? अब हमारा आता है स्टेट ऑफ थिंग्स, वस्तु की अवस्था, है ना। स्टेट ऑफ थिंग्स में यानी वस्तु कितने प्रकार से रह सकता है, तो उसके लिए ये आपकी परिभाषा क्लियर कर रहे हैं हम। एक है विरामावस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट, तो समय के साथ, ठीक है, वस्तु यदि विरामावस्था में है, विराम में है, तो इस वस्तु की स्थिति को विरामावस्था कहते हैं, ठीक है, विरामावस्था कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया? यानी समय बदल रहा हो, वस्तु अपनी स्थिति को चेंज नहीं करती, ठीक है ना, विराम में बनी रहती है,
तो उसे हम कहते हैं विराम अवस्था। गति अवस्था क्या है? समय के साथ वस्तु यदि अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति अवस्था कहते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है। आप वीडियो को भगा के कभी मत देखिएगा, और जो इसमें कमी लगेगी आपको वीडियो में वो आप कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा चाहिए, आपको उस हिसाब से मिलेगा। अब देखिए, मोशन के प्रकार भी होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, यानी गति अवस्था के प्रकार होते हैं। तो एक है आपकी टाइप्स ऑफ मोशन में आपके 3 गतियां पाई जाती हैं, स्थानांतरित गति, घूर्णन गति और दोलन गति, यानी ट्रांसलेटरी मोशन, रोटरी मोशन और ऑक्सिलेटरी मोशन। 3 मोशन हो गए आपके। अब इसको कैसे परिभाषित करते हैं? परिभाषित करने में ध्यान रखिएगा कि इसको अगर हमें परिभाषित करना है तो कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए कि जब वस्तु के इस प्रकार की गति की वस्तु के समस्त द्रव्य कण समांतर तथा या कह लो सरल रेखीय पथ पर गति करते हैं तो इसे वस्तु की, है ना, स्थानांतरित गति कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। वस्तु की इस प्रकार की गति कि वस्तु के समस्त द्रव्य कण, यानी जिससे वस्तु बना हुआ है, वो समांतर गति करे या सरल रेखीय गति करे, पथ पर गति करे, तो उस गति को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरित गति कहते हैं। क्लियर हो गया? अब थोड़ा समझना चाहो तो ऐसे भी समझ लो। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है और ये इसके द्रव्य कण है। अगर ये वस्तु ऐसे जाती है, यहाँ पहुँच गई, तो ये द्रव्य कण की स्थिति जो होगी वो आपकी रेखीय होगी। देखिए ऐसे मूव कर गई तो ये सारी कैसी गति हो गई? समांतर हो गई, सरल रेखीय हो गई। इसीलिए इसको हम कहते हैं ऐसी गति। और इसमें उसी को कहते हैं, जैसे इसमें द्रव्य कण कैसी गति कर रहे थे? सरल रेखीय कर रहे थे। और इस गति में क्या होगा कि वो वृत्तीय गति करेंगे, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि वस्तु की ऐसी गति जिसमें वस्तु के द्रव्य कण वृत्तीय गति करते हों, तो इसे इस समय कह लीजिए वस्तु के गति को घूर्णन गति कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आपका आता है दोलन गति। दोलन गति में बहुत विशेष नहीं है, तो इसके लिए वस्तु की ऐसी गति जिसमें वस्तु अपनी, ठीक है, साम्यावस्था के दोनों तरफ गति करती है, तो इसे दोलन गति कहते हैं। अब सबके एग्जाम्पल अगर देखना है तो स्थानांतरित गति में जैसे हो जाएगा आपकी कार की गति, है ना,
घूर्णन गति में हो जाएगा लट्टू की गति, कुम्हार के चाक की गति। दोलन गति में हो जाएगा आपके लोलक की गति, है ना, इसमें लोलक की गति आ जाएगी, है ना, या स्प्रिंग की गति, या स्प्रिंग से लटके पिंड की गति। ठीक है। अब देखिए विस्थापन के आधार पर भी गति है, यानी विस्थापन जितने टाइप का होगा उस टाइप के आधार पर ही इसकी गति हो सकती है। ठीक है। अब इसको समझना है आपको, तो इसको समझना है तो ऐसे समझिए, याद रखिएगा, वस्तु गति के दौरान यदि एक प्रकार का विस्थापन दे तो इसे एक बीमी गति कहेंगे, है ना। वस्तु कैसे करें, एक प्रकार का विस्थापन दे। जैसे मान लीजिए छड़ पे अगर आप किसी चींटी को रख देते हैं तो चींटी क्या करेगी, केवल लंबाई में चलेगी, है ना, तो यानी इसकी ये सिर्फ लंबाई चल सकती है, तो इस चींटी की गति कैसी होगी, एक बीमी होगी। अब द्विबीमी में समझिए कि वस्तु गति के दौरान यदि दो प्रकार का विस्थापन दे, देखिए यहाँ पे कितने प्रकार का विस्थापन दे, दो प्रकार का विस्थापन दे, दो प्रकार का विस्थापन देती हो दे तो इसे द्विबीमी गति कहते हैं, है ना, टू डायमेंशन भी कहते हैं, डाई डायमेंशन, टू डायमेंशन गति कहते हैं। अब इसको समझना हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मेज पर अगर आप चींटी को रख दें तो क्या करेगी, लंबाई चौड़ाई दोनों चलेगी, तो इसमें दो प्रकार का विस्थापन देगी ना चाह करके भी, और इसमें एक प्रकार की दे रही थी छड़ पे, तो इस गति को हम कहते हैं त्रिबीमी गति का क्या होगा एग्जाम्पल, तो वस्तु गति के दौरान यदि तीन प्रकार के का विस्थापन दे, यानी जब वो चले तो उसमें विस्थापन की संख्या कितनी हो जाए, तीन तरह का विस्थापन शो करे, तो इसे त्रिबीमी गति कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब जैसे पंछी आकाश में उड़ रहा हो, जैसे आकाश में पंछी उड़ता हो या किसी बक्से पर चींटी रखी हो तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों चलेगी, तीनों चलेगी, इसलिए उसकी गति कैसी होगी, त्रिबीमी की होगी। क्लियर हो गया। अब सरल रेखीय गति देखिए, यही आपका इस चैप्टर का मोड है कि सरल रेखीय गति क्या है। देखिए जब कोई पिंड सरल रेखीय पथ पर गति करती है ना, तो वस्तु के इस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, है ना। जब वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो वस्तु के इस गति को क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कार है आपकी, है ना, कार अगर रोड पे चल रही है सीधी रोड पे तो उसका पथ सरल रेखीय होगा, तो इसकी गति को हम करेंगे सरल रेखीय गति। अब देखिए भौतिक राशियां परिमाण और दिशा दोनों के साथ साथ होती हैं। किसी भी भौतिक राशि में परिमाण और दिशाएं दोनों होती हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि 10 न्यूटन पूरब ये बल है, तो देखिए इसमें 10 न्यूटन भी है और पूरब भी है, यानी दिशा भी है और परिमाण भी है। तो इन परिमाण और दिशा के आधार पर जो भौतिक राशियां हैं आपकी, वो आपकी दो तरह की बनाई गई, एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर कहते हैं इसको, और एक स्केलर राशि अदिश राशि। वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए जान लीजिए परिमाण करने के लिए परिमाण तथा दिशा
दोनों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। क्लियर? अब जैसे बहुत सारी राशियां हैं, एग्जाम्पल में आप समझें तो जैसे बल है, वेग है, विस्थापन है ना, ये सब राशियां आपकी, त्वरण है, ये सब राशियां आपकी सदिश बोली जाती हैं। ठीक है? इस राशियों को हम वेक्टर से शो करते हैं, इसे तीर से व्यक्त करते हैं, एरो से व्यक्त करते हैं। ठीक है? अब अदिश में है तो अदिश में ये केवल दिशा नहीं रहेगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण, है ना, केवल किसकी आवश्यकता होगी? परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे इसमें बहुत सारी राशियां आएंगी, इन राशियों में अगर आप इन राशियों को शो करेंगे तो इसमें राशि आपकी आ जाएगी चाल, दूरी, चाल, दूरी, है ना, कार्य, ये सब राशियां आपकी अदिश राशियों में से आती है। अब एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, छोटी सी चीज़ है, इसको भी ठीक कर लीजिए। दूरी क्या है? डिस्टेंस क्या है ना? तो डिस्टेंस क्या है? गति के दौरान वस्तु द्वारा चली गई पथ की, है ना, पथ की अधिकतम लंबाई, है ना, अधिकतम लंबाई को दूरी कहते हैं, है ना। जैसे हम ये कहें कि ये वस्तु है आपकी ए और यहाँ से यहाँ गई बी तक 4 मीटर, फिर वापस आई 4 मीटर, तो इस वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या हुई? 4 4 8 मीटर। ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर, जबकि वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई है। अब थोड़ी विस्थापन को क्लियर कीजिए कि यही परिभाषा होगी गति द्वारा, यानी गति की अवस्था में है वस्तु, गति के दौरान हम लिख देते हैं इसको दौरान, इसको भी दौरान लिख देते हैं, दौरान वस्तु द्वारा चली गई पथ की निश्चित दिशा में न्यूनतम पथ लंबाई को हम क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे ये न्यूनतम पथ लंबाई हमने लिखा है, लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। याद रहेगा, ये विस्थापन है। अब एक चीज़ और हम बता दें, इसका जो मात्रक होता है दूरी का, ये होता है मीटर, और इसका भी मात्रक जो होता है वो भी है आपका मीटर ही। ठीक है, ये राशि जो होती है, इसकी जो राशि है वो है अदिश राशि, लेकिन इसकी जो राशि आती है वो है आपकी सदिश राशि। वीडियो को देख लीजिए, आपको पढ़ाने में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन सुन करके
वीडियो को देखते हुए साउंड के साथ अगर आप देखते हैं पूरे वीडियो को तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बार बार आप दोहराइए, और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो अपने कमेंट में लिख के दीजिए कि हमें इस प्रकार का वीडियो होना चाहिए, तो मैं आपके काम को पूरा कर दूंगा। धन्यवाद आपको।